नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका स्वागत, मैं हूं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। और आज बात बढ़ती महंगाई की करेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। क्या बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भरवाएं या फिर कार छोड़कर पैदल ही सफर तय करें, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लगता नहीं कि तेल अब मध्यम वर्ग की पहुंच में रहा है। लोगों की परेशानी के बीच सियासत भी तेज हो चुकी है। राहुल प्रियंका के बाद आज सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार पर लोगों को हाशिए पर डालने और मुनाफाखोरी का आरोप तक लगा दिया। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और इसे ही लेकर क्यों सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं। रोजगार भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा है आदमी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, उसमें भी डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो आदमी कैसे अपना जो है वो करेगा। भैया पहले 100 का डलाते थे, अब 50 का डला रहे हैं। क्या करें, आदमी का पैसे कहाँ रह गए हैं। तेल के बढ़ते दाम से लोगों की जिंदगी हलकान है। वो परेशान हैं क्योंकि आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छूने को बेताब हैं। पेट्रोल कई शहरों में 100 के पार जा चुका है तो कुछ में शतक के करीब है। आपको सिलसिलेवार तरीके से देश के 4 महानगरों में तेल का भाव आज क्या रहा वो बताते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं मुंबई में 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 88 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर रहा। कोलकाता की बात करें तो 95 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत रही और डीजल 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर रहा और डीजल 85 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर। यानी तेल की बढ़ती कीमतें सन्न करने वाली हैं, और इससे कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं वो जरा सुन लेते हैं। जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आज इस समय पेट्रोल शतक पार कर रहा है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आज वो एक तकलीफ है, एक पीड़ा है हर घर में। समझ लीजिए कि रोजी रोजगार सारे लोगों के बंद हो चुके हैं। आज हम लोग बड़ी तकलीफ के साथ इस श्रद्धांजलि के लिए बड़ा आतुर हुए हैं। हम लोग क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? क्या महंगाई के लिए सिर्फ एक ही कहेंगे, मोदी जी फोटो से नहीं जमीन पे देखिए, बहुत बुरा हाल है हमारे भारत का। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ एक वक्तव्य कि कब तक जिया करेंगे तेरे झूठे बुलंद वादों से, और तू मुझे जमीन दे दे आसमान लेके क्या करेंगे मोदी जी। आगे इसी तरह पेट्रोल की डीजल की दाम बढ़ती रहेगी, कार्यक्रम इससे बड़ी हम लोग किया जाएगा। आज जिस तरीके से पूरे भारत देश में पेट्रोल और डीजल और इसके सिलेंडर के दाम में मूल्य वृद्धि हो रही है लगातार, उस समय से हम सभी नौजवान आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम देते हुए कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग सरकार से एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल के दाम है, वो डीजल के दाम है, उसको गिरावट लाए, नहीं तो हम सभी नौजवान रोड पर निकलने का काम करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करेंगे। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह बेस प्राइस के मुकाबले बढ़ता टैक्स है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल पर बेस प्राइस जहां 47 रुपए 13 पैसे था, वो अब 32 रुपए 10 पैसे है। लेकिन इस पर लगने वाला टैक्स उस वक्त जहां मात्र 24 रुपए 28 पैसे था, वो अब बढ़कर करीब 57 रुपए हो चुका है। और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तेल की आसमान छूती कीमतों पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। क्या लिखा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ।
एक तरफ भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान और हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। खेद इस बात का है कि संकट के समय में भी भारत सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा को दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। यानी किसानों के मुद्दे के बाद अब मोदी सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन इसके ठीक उलट कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा पूर्व की सरकारों पर मढ़ा था। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ है कि सरकार लोगों को राहत देने के मूड में नहीं, तो वहीं विपक्ष अपना सियासी नफा नुकसान देख रहा है। किसी को उस मध्यम वर्ग की फिक्र नहीं है जिसको रिझाकर नेता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तकरीबन पूरे देश में हाल एक ही जैसा है। जरूरत की चीज हो चुकी है ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल, साथ ही गैस भी। लेकिन इन सब के दाम जब बढ़ते हैं तो मजबूर होकर आम आदमी को अपनी जेब कहीं ज्यादा ढीली करनी पड़ती है और उसके चलते उसका पूरा खर्च ही गड़बड़ा जाता है। लेकिन आखिर हालात ऐसे क्यों हुए? पहले बेस प्राइस ज्यादा था और टैक्स कम था, और अब बेस प्राइस कम है और टैक्स ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल पर देखिए, मई 2014 से सारी तमाम चीजें देखिए एक एक करके कि बेस प्राइस कितना था और टैक्स कितना था। फरवरी 2021 में भी उस चीज को देखिए, 47 रुपए 13 पैसे बेस प्राइस था मई 2014 में। फरवरी 2021 में 32 रुपए 10 पैसे था बेस प्राइस। वहीं मई 2014 में डीजल पर 44 रुपए 45 पैसे बेस प्राइस था और 33 रुपए 71 पैसे फरवरी 2021 में बेस प्राइस था। लेकिन इस सब के अनुपात में एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि जो टैक्स की हालत है वो कहीं ज्यादा हो चुकी है। हालांकि बेस प्राइस कम है लेकिन फिर भी अगर कीमत ज्यादा है तो यह बहुत चिंता की बात है। और इस सब को लेकर सरकार क्यों उदासीन है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्यों सरकार कदम नहीं ले पा रही? आखिर क्या सरकार इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद हालातों को जिम्मेदार ठहरा रही है या नहीं ठहरा रही? लेकिन आंकड़े कुछ और ही इशारा करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उसमें मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं और आनंद माधव साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बादल देवनाथ साहब टीएमसी से हमारे साथ अक्सर एक चेहरा है, तमाम डिस्कशंस में होते हैं। मनोज यादव साहब भी दिखाई पड़ते हैं। बेजान मिश्रा कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र कपूर मार्केट एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मनोज यादव जी, क्योंकि सरकार आपकी है, केंद्र सरकार पूरे देश की इन जरूरतों का ख्याल रखती है क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं तो सोच रहा हूं कि आज आपको बधाई दे दूं, जीडीपी बढ़ रही है भारत में। गैस डीजल पेट्रोल, देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ रही है और सबसे फास्ट ग्रोइंग हमारी ग्रोथ रहने वाली है। आईएमएफ ने भी एक आकलन किया है कि 11.5 की रफ्तार से हम लोग साल हमारी जीडीपी की रफ्तार रहेगी और ये हम लोग वी शेप की इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से हम लोग पाने का। और जो गैस डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, जो गैस डीजल पेट्रोल की जीडीपी बढ़ रही है, वो क्या है मनोज जी, वो भी तो बताइए। बता रहा हूँ राजीव जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि जो डीरेगुलेट किया गया है सिस्टम को, पेट्रोलियम के जितने भी जो दाम है, ये मनमोहन सिंह जो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उन्हीं के सरकार के काल में, उसी कार्यकाल के अंदर इनको डीरेगुलेट किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ इस पेट्रोलियम दामों को जोड़ दिया गया और यही कारण है कि हम लोग अब निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उस पर निर्भर है कि उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। देखिए मई 2020 के अंदर हम देखिए कि उसका 30 बैरल एक बैरल का दाम $30 बैरल था और अभी जो देख रहे हैं $63 एक बैरल का दाम हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़ रही है। दूसरा विषय यह है कि जहां तक सवाल उठ रहा है कि इसी सरकार में, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में, आप देखिए मनमोहन सरकार के अंदर भी किस तरह से 86 रुपए 80 रुपए
पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े। और यहाँ तक कि एलपीजी का तो मैं एक आंकड़ा लेकर के आया हूँ। 2011 में 877 रुपए था प्राइस एलपीजी का, 2012 में 922 रुपए था एलपीजी सिलेंडर का दाम, 2013 में 1021 था। जबकि मोदी सरकार आई तो 2015 के अंदर 606 था, 2016 में 584, 2017 में 747, 2022 में 594 और 2021 में 719। एक तो ये विषय आया। अब तीसरा विषय आता है कि टैक्स का विषय। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 83% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसमें 41% टैक्स जो है राज्य सरकारें केंद्र से लेती है, तो राज्य सरकारों को देखना चाहिए। और जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है उनसे मेरा सवाल है कि 25 से 40% जो वैट वो लोग लेते हैं तो वो माफ क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों नहीं कर देते हैं? जबकि जो भाजपा शासित प्रदेश है उनमें हमने वैट बहुत कम रखा हुआ है। राजस्थान और हरियाणा का मैं अंतर बताता हूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। 5 से 6 रुपया महंगा है राजस्थान के अंदर, हरियाणा में सस्ता है। इस तरह से अन्य राज्यों में। तो ये सवाल ये उठता है कि जो हाहाकार मचा रहे हैं ये अपने अपने राज्यों में क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको पीछे कर रहे हैं? मनोज जी एक काउंटर सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताइएगा, जरा सा मुझे समझाइएगा। हो सकता है कि मैंने क्योंकि आपके आने के पहले मैंने भी गूगल किया, तमाम चीजें इंटरनेट पर जानने की कोशिश की। यूपीए सरकार में 2012 के रेट पर जा रहा हूं और मैं 2012 में अक्टूबर की बात कर रहा हूं, तब ब्रेंट क्रूड जिसके प्राइस थे वो करीब $120 पर चले गए थे, तब भी पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आज $63 पर है, तब पेट्रोल कैसे 100 के ऊपर जा रहा है या 100 के करीब जा रहा है? देखिए राजीव जी इस विषय के ऊपर और एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट और आपको बता दूं, तब जो डॉलर का एक्सचेंज रेट था 52 रुपए 82 पैसे का $1 था, आज 72 रुपए 55 पैसे का $1 है। बहुत बड़ा फर्क आता है। $63 $120, तब भी आज का रेट नहीं था मनोज जी। जी राजीव जी ऐसा है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट रूप से एक बयान भी दिया है कि हम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द इसको संभाल लेंगे और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे कि व्यवस्था जल्द से जल्द नियंत्रण में आ जाए। सरकार लगी हुई है, निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई जल्दी समाधान निकल के आएगा। जेब जल जाएगी तब तक, मेरे ख्याल से तब तक लोगों की जेब जल जाएगी और वैसे ही तमाम मध्यम वर्ग सब टूट रहा है। ठीक है मनोज भाई, आपको काउंटर का मौका आगे दूंगा। मेरे साथ इस वक्त आनंद माधव साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ साहब टीएमसी से जुड़े हुए हैं और दो मेरे साथ खास मेहमान हैं। पहले आनंद माधव साहब आपके पास ही आ जाता हूं, मैं उसी आंकड़े से शुरुआत करता हूं। मैं यूपीए के कार्यकाल के दौरान 2012 की प्राइस की बात करता हूं, तब $120 पर ब्रेंट क्रूड के रेट चले गए थे और तब भी पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। आज हम $63 में अगर $100 जा रहे हैं, सरकार आखिर क्या कर रही है? बेस प्राइस कम हो रहा है, टैक्सेशन इतना ज्यादा होता चला जा रहा है, क्या पूरी तरीके से निचोड़ने के बाद आम आदमी जब निचोड़ जाएगा तब सरकार को लगेगा राहत दे देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मनोज जी के फैक्ट्स को सही करूं। ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में डीरेगुलेशन आया था, न कि ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। उसके बाद हमारे मणिशंकर अय्यर जी बने थे पेट्रोलियम मंत्री, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया था। तो पहले फैक्ट्स चेक कर लें। दूसरी बात है, आज की जो स्थिति है, आप देखिए भारत में पिछले 6 वर्ष से ज्यादा समय में मोदी जनित आपदा ये सबसे ज्यादा आ रहा है, चाहे वो नोटबंदी के रूप में आए, चाहे वो जीएसटी के रूप में आए, और कोरोना का भी कारण बहुत बड़ा है कि ये सरकार है। और आज ये जो है हर बात के लिए नेहरू जी को दोषी दर्शाते हैं, पिछली सरकार को दोषी। अपने फैक्ट्स चेक करें और अपनी चीजों को देखें। आप राज्य सरकारों को जीएसटी नहीं दे रहे हैं, आप राज्य सरकारों को जीएसटी लंबे समय तक बकाया रख के चले जा रहे हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 21,50,000 करोड़ रुपए कमाए, उसका आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? तो ये सारी चीजें अगर आप देखिए। और दूसरी बात आप देखिए, ओएनजीसी जो आपका नवरत्न है उसको आप किसी भी ढंग से निस्तलाबूत करने पे लगे हुए हैं। जीएसटीसी ऐसी जो संस्था आपकी है थी, उसको आपने ओएनजीसी के गले मड़ दिया, जो कि बिल्कुल घाटे में चली जा रही थी। जबकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि गुजरात का नल आप खोलिएगा, आपको पानी के बदले तेल मिलेगा।
और क्या स्थिति हुई ये सबको मालूम है। आपने उसके गले मर दिया। आप ओएनजीसी का बार बार जो है ये कम करते चले, बजट उसका कम करते चले जा रहे हैं। आपने 63% उसका एक्सप्लोरेशन का बजट कम कर दिया। आप एक्सप्लोरेशन नहीं करवा रहे हैं तेल का। आपको ये भी बता दें कि जिस समय जो घरेलू पूरे खपत में जो घरेलू तेल जो हम उत्पादित करते थे यूपीए सरकार में, उसका 24% जो है वो घरेलू उत्पाद से होता था, लेकिन आज के दिन में वो घट के 16% हो गया है। तो भाई साहब से पूछिए और हमारे मोदी जी से पूछिए, हाथ जोड़ के हम भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपको इस तरह से महंगाई बढ़ाने का क्या अधिकार, इसीलिए आप सत्ता में गए हैं? खून के आंसू बहाने के लिए लोगों के पास गए हैं आप जो स्थिति बना रहे हैं, इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं पिसेगा। आप समझिए कि इससे पूरा देश पिसेगा, क्योंकि इससे फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप एक बात और भी समझिए कि पाकिस्तान ऐसा देश जिसको हम कह रहे हैं कि कंगाली के हालात पे खड़ा है, वहां पेट्रोल जो है 51-52 रुपए लीटर मिल रहा है, हमारे भारत में 100 के पास चला गया। तो आप समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ है। आपने खुद ही कहा, आपको ये भी बता देंगे 147 रुपए डॉलर में गया था यूपीए सरकार के समय, तब भी इतनी कीमत नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज स्थिति है जो 63 डॉलर में इतनी कीमत चली गई। मैं वही बात समझना चाहता हूं कि आखिर अगर एक्सचेंज रेट भी देखा जाए तो भी वो कीमत नहीं जाती है। एक्सचेंज रेट देखने के बावजूद भी अब जो चीजें हैं, जो हम लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, एक बार फिर मैं अपने पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस प्राइस का वो आंकड़ा, वो ग्राफिक्स सामने रखें, जरा सा स्क्रीन पर रखें कि कितना फर्क आया है। बेस प्राइस कम हुआ है पेट्रोल का, लेकिन फिर भी टैक्सेस इतने हो गए हैं कि वो टैक्सेस नहीं लोग संभाल पा रहे, और तमाम जो कीमतें हैं वो हर कहीं बढ़ती चली जा रही हैं। तेल का खेल आखिर क्या है? मेरे साथ इस वक्त बादल देवनाथ साहब भी टीएमसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, और तमाम जितने राजनीतिक दल हैं वो इस मौके को भुनाएंगे, और भुनाएंगे क्यों नहीं जब सरकार आंकड़ों के साथ कुछ साबित नहीं कर पा रही है। मनोज यादव साहब के पास मैं आऊंगा लौट के, लेकिन बादल देवनाथ साहब, प्रधानमंत्री ने एक चीज कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर ऊर्जा आयात के ऊपर हमारी आत्मनिर्भरता, यानी हम कितना ज्यादा उसको अपने यहां से ही उस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, अगर वो हमने किया होता या बाहर से आयात को कम किया होता तो शायद हम दबाव में नहीं होते। लेकिन 7 साल तो इस सरकार को भी मिल गए। आप जो जैसे शुरुआत किया है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा और इंडिया न्यूज को चैनल रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इससे हर चैनल में नहीं जाता हूं, मैं तो भोलेनाथ के आशीर्वाद एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया पूरे देश में, और लाखों करोड़ों के लोगों से जुड़े रहता हूं। इसका मतलब ये है, लोगों का बात कहना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, लोग का मन के बात बोलना चाहिए। और आप इतना डिस्कस कीजिएगा, कोई पैनलिस्ट इतना डिस्कस कीजिएगा, लोग पब्लिक इतना समझता नहीं है। देश के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये समझते नहीं है। लेकिन समझने का बात जो है, आपने खुद कह दिया आत्मनिर्भर भारत। मैं तो यही कहता हूं, जो लोग, जो देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको सम्मान के साथ कहता हूं, मैं तो उनको देश के राजा बोलता हूं, मैं उनका प्रजा हूं। लेकिन वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर चीज जो भी घोषित किया था, 15 लाख का 15 पैसा, नोटबंदी, जीएसटी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी भी उज्ज्वला का गैस का बात तो नहीं कहते हैं, आयुष्मान भारत का बात करते हैं। लेकिन मैं पब्लिक का बात, जो उनका दिलों का बात जो बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 90 रुपए 80 रुपए हो गया, बांग्लादेश काम दे रहा है, पाकिस्तान काम रहा है, दूसरे देशों में काम है, भारत में इतना ज्यादा क्यों है? वो बैरल का बात छोड़िए, वो विदेश में कितना है, अंतर्जातिक बाजार में दाम कितना है, यहाँ पर कितना होगा, ये पब्लिक नहीं समझा। पब्लिक समझेगा जो मैं महंगाई कितना कम होगा, और मैं खाना पीना कैसे खाऊंगा, तनख्वाह कितना ऐसे आएगा और कितना खर्चा होगा, पब्लिक ये सोचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा, देश के वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री ये नहीं समझते देश के लोगों को कैसे खिलाया जाए, पेट्रोल का महंगाई किससे आ गया, और डेली कमोडिटीज का जो दाम आगे महंगाई जो बढ़ेगा उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये नहीं समझ रहे। समझ ये रहे उसका फायदा कैसे होगा। मैं खुशी के बात आपको कहना चाहता हूं मनोज जी, जो हमारे बंगाल के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने घोषित कर दिया 1 रुपया उन्होंने छोड़ दिया, 22 तारीख रात से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये तो बात नहीं है, बात आत्मनिर्भर का बात आपने सवाल किया मुझे, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जो देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का बात करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा,
आप देश के राजा है, आत्मनिर्भर तो ऐसे होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तो आपने तो 1 पैसा नहीं दिया, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, 15 लाख का 15 वर्ष हर साल 2 करोड़ का नकली नहीं हुआ, तो आपने कुछ नहीं किया। तो कम से कम तो महंगाई को तो रोकिए, महंगे को आम दिलों का बात, पब्लिकों का बात, देश के लोग जो गरीब है 70% लोग, जो 10 साल में 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया। मनोज जी, बंगाल में एक भी किसान 10 साल में आत्महत्या नहीं किया। नहीं, ठीक है बादल देवनाथ साहब, आपकी बात में समझा और दर्शक भी समझे। बादल देवनाथ साहब, दोनों चीजें, बादल देवनाथ साहब मुद्दों को मिलाए नहीं, लेकिन आपकी ये बात सही है कि जो लोग यहाँ पर, जो लोग इस तेल की कीमत को यहाँ अदा कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त तेल की कीमतों को अदा कर रहे हैं, उनकी जेब पर डाका एक तरीके से इस वक्त इस तरह से भी पड़ रहा है कि तेल का असर केवल गाड़ी चलाने पर ही नहीं है, उसका जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी चीजें हैं उनके भी दामों में फिर उसके दाम बढ़ने का असर होता है। बने रहिए आप हमारे साथ। तेल के दाम को लेकर हाहाकार कैसे मचा हुआ है, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि तेल के दाम को लेकर कैसे हाहाकार मचा हुआ है, जनता क्या कह रही है, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज फिर से बढ़े हैं, लगातार 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी है जो पेट्रोल डलाने के लिए आई है यहाँ पर, और साथ ही पीछे साइकिल भी है। नॉर्मल लोग साइकिलिंग के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो तस्वीर कहीं उल्टी ना हो जाए, आपको गाड़ी छोड़कर साइकिल पे ना चलना पड़े। या मुझे भी ऐसा लगता है, साइकिल चलानी पड़ेगी और गाड़ी घर पे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मिडिल क्लास में जब चर्चा चलती है कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसे लेकर क्या आप लोग सोचते हैं, क्यों सरकार राहत नहीं दे रही, क्यों इतने दाम बढ़ते हैं, इस पे चर्चा होती है? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। रीजन मीन ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ेगी तो तकलीफ होगी, आम आदमी को तकलीफ होगी। एक तस्वीर इस बात की भी कि लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया बीच में कि जब गिरावट हुई हो। हर दिन 30 से 20 पैसे के बीच में ये कीमतें बढ़ रही हैं, और आम लोगों की परेशानी ये भी है कि इसके साथ अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, साथ ही चीजें भी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर लोगों की निगाहें सरकार पर लगी हुई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कुछ राहत सरकार दे पाए। नहीं तो ये तस्वीर उल्टी भी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी साइकिल सिर्फ इसलिए रख रखी है कि सुबह के टाइम साइकिलिंग कर सकें, ऐसा ना हो कि इसी से चलना पड़ जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर दिन लगातार एक नई ऊंचाई, हर दिन लगातार एक नया बढ़ता हुआ बोझ, और उस बोझ के चलते एक ऐसे डर में जी रहा आम आदमी जिसको ये पता है कि उसे अपनी जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन इस पूरी करती हुई जरूरतों में उसकी जेब कहीं ज्यादा जल जाएगी। तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, और मैं चलता हूं बेजान मिश्रा के पास जो कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट हैं। बेजान, यहां पर एक बात खास है कि तेल के दाम केवल आपके आवागमन या यातायात को ही महंगा नहीं करते, ये तो आपकी जिंदगी रोजमर्रा की तमाम चीजों को महंगा करके रख देते हैं। दवाइयां हो, खाने पीने की चीजें हो, और भी न जाने क्या क्या, जिसपे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड होता है, वो सब बढ़ता है। क्या आपको लगता नहीं कि कंज्यूमर का एक ये हक भी है कि उसे पता रहे और उसको उसके दाम बढ़ाने के पहले उसको अधिकार रहे कि इतना दाम उसको 1 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाएगा, इसको बेतहाशा बढ़ाने की किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। हम और भी लोगों से यहाँ पर बिल्कुल राजीव जी, अब हम बोले जी। राजीव जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को निष्पक्ष नॉन पॉलिटिकल बात करनी चाहिए। आप आम आदमी से पूछिए कि जब लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो 2.76 लाख करोड़, वो खर्चा कहां से आया? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्य पदार्थ कहां से मिला? फ्री कुकिंग गैस 8 करोड़ परिवारों को हर महीना कैसे दिया जा रहा है? 40 करोड़ फार्मर्स, वुमेन्स, एल्डर सबको डायरेक्टली कैश मिला। वो सब पैसे कहां से आया? किसने दिया? आप और हम दिए। कैसे दिए? इसी पेट्रोल और डीजल के पैसे से दिए हम लोग, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के पैसे से जो सारे तंत्र कर लिया है हमसे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तंत्र हमारे लिए बहुत महंगा है।
ये तंत्र चलाने के लिए हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं बेजान मिश्रा की जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर खाली एक चिट्ठी लिख देने से ये नहीं होता है। आप अपने प्रांत में जहां पर आप चला रहे हो तंत्र को, वहां तो चला के दिखाओ कि आप वहां पे कर नहीं लोगे। डीजल और पेट्रोल पे बंद कर दो, वहां पेट्रोल और डीजल कर लेना बंद कर दीजिए। चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? आप कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, क्या आपका कहना है बेजान मिश्रा जी कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं बेहतर हो रहा है? नहीं, कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा ना। उपाय क्या है? आप बंद कर दीजिए, गरीब रोजना बंद कर दीजिए। ठीक है बादल देवनाथ, ये जो तमाम भलाई की योजनाएं केवल वोट हासिल करने के लिए निकाली जाती हैं, इनको कट किया जाए और फिर यहां पर अपने आप असर पड़ेगा। माधव जी का और बादल देव जी का भी देखिए मिश्रा जी, मनोज जी आ रहा हूं। मेरा पिता समान है। मेरा तो पिता अभी नहीं है, 20 साल 25 साल जो चला गया वो पिता समान है। मैं उनके खिलाफ ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन देश के जो राजा, देश के जो प्रधानमंत्री है, देश के जो वित्त मंत्री है, देश के जो मंत्री का सभा जो कमिटी है, वो देश के लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन जो कुछ करेगा जैसे निधि सम्मान 6,000 रुपया करके दे रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, कौन बोल रहा है बीच में? बिजॉन मिश्रा बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है बीच में? बिजॉन मिश्रा बोल रहा हूं। प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उम्र से ज्यादा है। नहीं आप ऊपर में उम्र से ज्यादा है, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपसे छोटा हूं, प्लीज सुन लीजिए। मैं लाखों करोड़ों से लोग सुनता हूं, लोग मुझे देखते हैं, जानना चाहते हैं बादल देवनाथ क्या कह रहा है। और मैं किसान सम्मान निधि के बारे में जो 6,000 रुपया देकर है, मैं कितने बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति भवन चिट्ठी लिखा, अर्थमंत्री को चिट्ठी लिखा। मैंने बताया आप फेडरल स्ट्रक्चर में हर राज्यों में दीजिए क्रेडिट, हर विषय में आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों के भलाई आप कुछ कर नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है मिश्रा जी? मैं आप जो 2-3 पॉइंट कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया हुआ, आप उम्र से बड़ा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल हाई स्पीड ट्रेन, ये सब हुआ, कोई स्मार्ट सिटी हुआ, क्या हुआ, क्या किया? ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है बादल देवनाथ, बादल देवनाथ सर, ठीक है मनोज यादव जी, प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें ऊर्जा आयात पर अगर पुरानी सरकारों ने कुछ काम किया होता तो आज मध्यम वर्ग पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पड़ा होता। ऊर्जा आयात यानी क्रूड ऑयल की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, और यहाँ पर जो दूसरी एनर्जीज है, सोलर एनर्जी हुई या विंड एनर्जी हुई, उसकी बात वो कर रहे थे कि अगर इसका विकास किया गया होता। 7 साल मिले हैं, इतना बड़ा असर तो आया नहीं। देखिए अभी राजीव जी, मैं एक दो पहले अपने आनंद माधव जी की बातों का जवाब देता हूं, फिर मैं बादल देव जी का जवाब देता हूं, फिर मैं इसका भी जवाब दूंगा। देखिए सबसे पहला सवाल तो यह है कि देखिए जो आप हाहाकार मचा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, मैं उनसे एक प्रश्न ये बनता है, आपको याद होगा एक फिल्म चलती थी, एक गाना चलता था, महंगाई डायन हाय मारी जाए। ये देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय का गाना है। महंगाई किस क्रम पर थी, क्या हाहाकार मच रहा था। जो नोटबंदी का बोल रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से, नोटबंदी के आप को लेकर के गए थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये लोग हार का मुंह देख करके आए थे। जीएसटी को लेकर गए थे गुजरात में ये लोग मुंह की खा करके आए थे। और अगर ये सरकारें, पुरानी सरकारें अगर गैर परंपरागत संसाधनों पर काम करती, ऊर्जा के स्रोतों पर काम करती, तो निश्चित रूप से इन सब जो क्रूड ऑयल के ऊपर जो हम लोग मार झेलते हैं, 83% जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता। और ई व्हीकल जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने उसका परचम लहराया, वो सराहनीय कदम है। और जहां तक बादल देव जी का सवाल है, देखिए बादल देव जी का एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसमें राजा रानी महारानी राजकुमार होते हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी तो प्रधान सेवक है साहब। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल के अंदर 131 योजनाएं केंद्र की लागू नहीं की, और ये किसानों के कितने हितैषी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो 6-6 हजार रुपए मिलता है, इन्होंने कहा कि पहले हमारे खाते में डालिए, हम फिर किसानों को देंगे। बीच में बिचौलियापन या कमीशन खाने का प्रयास करते हैं। आयुष्मान भारत योजना इन्होंने लागू नहीं की, और ये यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मैं आ रहा हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर आप क्यों नहीं टैक्स वैट कम कर रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के काम सस्ते कर रहे हैं? संक्षेप में बोलिए बादल देवनाथ, मुझे हेडलाइंस पर जाना है। और जो गैर भाजपाई सरकारें हैं,
उनसे भी मेरा सवाल है कि कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, मुझे ये बताइए क्या बोलिए बोलिए बादल देना, ठीक है मनोज भाई, बादल देना जल्दी से। ये केवल यहाँ आकर के एसपी के बंदे बड़े बड़े बंदे कमरों में बैठ करके जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। उम्र से बड़ा होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में पूरे देश में मुझसे जूनियर है, मैं जानता हूँ। और इनको मैं कहना अरे साहब बंगाल में जीएसटी का मैं आपका बच्चे के समान हूँ, लेकिन वो तो पैसा लेकर हर राज्यों में, लेकिन मुझे बताइए बड़ा भाई होने का वो तो नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है मनोज भाई, ठीक है मनोज भाई, कोई पिता के समान है, कोई बच्चे के समान है, लेकिन जनता अनाथ है। मैं भी अनाथ हूं, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये दाम बढ़ते चले जाएंगे, और अगर आंकड़ों की बाजीगरी ही करनी है तो वो आंकड़े भी मुझे समझा नहीं पा रहे कि दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। हेडलाइन में ऑयल 100 के पार जा चुका है, लेकिन सामान्य पेट्रोल 100 के नीचे है। इंदौर और भोपाल से देखिए मेरे सहयोगियों की रिपोर्ट। पिछले 12 दिनों से यह देखा जा रहा था कि पेट्रोल और जो डीजल के दाम है उनकी मूल्य वृद्धि लगातार होती नजर आ रही थी। आज 13वां दिन है, लेकिन आज जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रति लीटर की अगर बात की जाए तो 98.60 पेट्रोल के दाम है और 89.23। इस समय हम अगर डिजिटल मीटर की बात की जाए तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल है, डिजिटल मीटर में आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट पेपर है, कागज चिपका दिया गया है, क्योंकि 4 डिजिट से आगे ये डिजिटल मशीन नहीं दिखाती है। तो शायद मशीन को भी उम्मीद नहीं थी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाएंगे। आम जनता जो है खासी परेशान होती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की वजह से आम जनता परेशान है। साथ ही हम यहाँ पे कुछ रहवासी उनसे भी बात करेंगे जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। भैया आप अभी पेट्रोल डलवाने आए हैं, इतना ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या बताएंगे, हालत तो खराब ही है, लेकिन अब ये भी गाड़ियाँ भी चलानी पड़ेगी। अब मजबूरी है, भाव है तो बहुत ज्यादा ही परेशानी है पब्लिक को, हमें भी और को भी, लेकिन अभी क्या करें, गाड़ियाँ चलाना तो पेट्रोल भरना ही है, मजबूरी है अपनी। मजबूरी है, गाड़ी तो चलाना ही है, भले ज्यादा लीटर ना सही, थोड़े से लीटर की पेट्रोल डलवा रहे हैं रहवासी। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, उनसे परेशान तो हैं, तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है, और जेब से पैसा इस बात के साथ जा रहा है कि आगे भी दाम कितने बढ़ने हैं, कब तक बाकी चीजों पर तेल की बढ़त का असर हमको देखना पड़ेगा। योगेंद्र कपूर साहब मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आसान शब्दों में बताइएगा, हम अक्सर इकोनॉमी की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। क्या सरकार अपना वित्तीय घाटा पूरा करने की कोशिश इस तमाम तेल बढ़ोतरी के जरिए कर रही है, जहां पर बेस प्राइस तो कम है पिछले कई सालों की तुलना में, लेकिन सब कुछ मिलाकर दाम ज्यादा है? या अगर ऐसा ही रहा तो एक सेक्टर ऑटोमोबाइल जो बहुत ज्यादा रोजगार देता है, पैसा देता है, वो मंदी में नहीं चला जाएगा? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो है आपको ले जाना चाहूंगा कि 2017 से अगर 2019 तक देखें हम, तो हमारा जीडीपी जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट अपना जीडीपी का जो नुकसान है वो किसी तरीके से इस सोर्स के थ्रू जो है फाइनेंस कर रही है। अब मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा इशू है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को कोऑर्डिनेशन में काम करना है। वन ऑफ द मेजर रिलीफ जो गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट मिलकर दे सकते हैं वो ये है कि जो आपका पेट्रोल और डीजल है इसको जो है वो जीएसटी के अंदर ला सकते हैं। उससे क्या है कि एक एज एन इनपुट क्रेडिट जो है वो बिजनेस के अंदर जो भी लोग एंगेज हैं, एक वैल्यू एडिशन में वो हेल्प करेगा, और उससे एक लोगों के पास सेविंग्स जो है जनरेट होगी या कैश फ्लो, और वो जो है ओवरऑल इकोनॉमी को ही हेल्प करेगा। इसके अलावा मेरा ये भी सुझाव है कि अगर हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हमने इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि डीरेगुलेट कर रखा है और इसमें अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये एक गलत स्टेटमेंट होगी। मैं कुछ आपका ध्यान जो है दो चीजों पर ले जाना चाहूंगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करा है कि जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, उसमें उन्होंने जो सर्वे किए और जो फाइंड आउट किया है कि उसके अंदर दे हैव फाउंड कि वो ओवरचार्ज करते हैं कस्टमर्स को जो है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सीएजी ने एक ये भी फाइंडिंग करी कि एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑयल कंपनी का, लेकिन उस ऑयल कंपनी के अगेंस्ट 108 करोड़ का उन्होंने फाइंडिंग करा कि उन्होंने
विदाउट खैर इतने आंकड़े शायद योगेंद्र कपूर जी हमारा दर्शक नहीं समझ पाएगा, लेकिन हमारा दर्शक जो समझ पाएगा वो सवाल लेकर मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के पास जाता हूं। मनोज यादव जी और आनंद माधव जी, आप दोनों बड़ी पार्टियों से हैं। मनोज यादव जी, क्यों नहीं ले आते जीएसटी के अंदर? क्या दिक्कत आई? किसने इनकार किया कि यह जीएसटी में नहीं आना चाहिए? क्या उसके अंदर निर्णय चलते हैं क्या? सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके अंदर सदस्य है और जीएसटी की एक काउंसिल बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल में सब लोग मुद्दा उठाते हैं और स्टेट बार बार ये विरोध करते रहे हैं कि इसको जीएसटी में शामिल नहीं करना है। क्रूड ऑयल को, पेट्रोल और डीजल के दामों को, एलपीजी के दामों को शामिल, मतलब समझाइए मेरे दर्शकों को कि इसके जरिए स्टेट किस तरह का फायदा उठा सकते हैं कि जीएसटी में ये पेट्रोल डीजल ना। स्टेट चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको टैक्स मिले और कोई इश्यू नहीं है, केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टेट की बार बार मांग रही है कि हम अभी जीएसटी में इसको शामिल करने के पक्ष में नहीं है। आनंद माधव साहब, विपक्ष के जितने लोग हैं, जितने वित्त मंत्री हैं राज्यों के, वो नहीं चाहते कि जीएसटी में आए। अगर जीएसटी में आएगा तो फिर जनता के ऊपर से ये बोझ कम होगा। बीजेपी वाले गलत बयानी अपना बंद करें। दूसरी बात तो ये कहना नहीं, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आईक्यू लेवल से बात करते हैं। राहुल गांधी जी तो इतने अच्छे आईक्यू लेवल से बात करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप राहुल गांधी का आईक्यू लेकर मत बैठा कीजिए, राहुल गांधी का कम से कम आईक्यू लेकर के मत बैठिए। राहुल गांधी हो सकता है आपको पढ़ा करके भेजे जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? मुझे बताइए क्या होता है कि नहीं होते? आपको जानकारी है नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 के अंदर केवल उन्होंने इनिशिएट किया था, जबकि आपके सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने उसको मनोज भाई पूछ लेने दे। आनंद माधव साहब, जीएसटी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं विपक्ष की तमाम सरकारें इसको जीएसटी में लाने की वकालत करती है? मुझे उम्मीद नहीं थी। आनंद माधव से मुझे लगता था पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये भी राहुल गांधी मनोज भाई जवाब ले लें। मनोज भाई आनंद माधव से भी जवाब ले लें। जीएसटी का ठीकरा अगर बाकी सरकारों पर है, केंद्र सरकार चाहती है, तो क्यों नहीं? आनंद माधव साहब, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जीएसटी में आना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो तेल की कीमत कम हो सकती है। जो टैक्स में इन्होंने 21,50,000 करोड़ वसूला है, इन्होंने उस रुपए का मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं जीएसटी में लाया जाए? राजीव भाई बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए ना, बोलिए। अब ये भाई साहब चुप हो तब ना। अरे नहीं, आनंद माधव साहब बोलिए। राहुल गांधी का आईक्यू लेके मत बैठिए आनंद माधव जी, कम से कम आप सही बातें बोलिए। मुझे बताइए कि जब केंद्र सरकार तत्पर है तो आप लोग क्यों विरोध करते हैं? चलिए बादल देवनाथ, मैं जल्दी से शॉर्ट कमेंट। बादल देवनाथ, क्यों नहीं जीएसटी में आना चाहिए? जल्दी से 10 सेकेंड। इंडिया न्यूज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री को अनुरोध करूंगा, यही क्या सुनार राज्य है, यही क्या सुनार देश है? नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि जीएसटी में अगर ये चीजें आ जाती हैं, एक बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन सबको अपने टैक्स और अपने रेवेन्यू की भी चिंता है। सबको इस बात की चिंता है कि उनके पास कितना शेयर हो, और तमाम महंगाई के बावजूद भी पेट्रोलियम पदार्थ वो चीज है जिनकी बिक्री, जिनकी खपत में किसी तरह की कोई कमी नहीं, लिहाजा हर सरकार इसे अपने खाते से जाने नहीं देना चाहती है। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे आने वाले कुछ दिन और आम आदमी की जेब जलाने के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।